दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 एफएम से मैं हूं आपके साथ आरजे आशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है ज्ञान सागर। जी हां दोस्तों, जिसमें हम आपके ज्ञान को करते हैं और भी ज्यादा उजागर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिपार्टमेंट के बारे में जो ना सिर्फ आपकी करियर से जुड़ा है बल्कि आपके एक स्टूडेंट से एक प्रोफेशनल बनने तक के सफर को भी तय करता है, जो ना सिर्फ आपके भविष्य को एक नई राह दिखाता है, साथ ही बहुत से अवसर आपके सामने भी लाता है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ हर कॉलेज या यूनिवर्सिटी के सबसे अहम विभाग ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल की, जो एक विद्यार्थी के शिक्षण से जुड़े जीवन का आखिरी छोर होता है। और इस डिपार्टमेंट के बारे में और भी विस्तार से बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जिनको इस क्षेत्र से और एकेडमिक से जुड़े करीब 11 साल हो चुके हैं। नेट क्वालिफाइड और शिक्षण क्षेत्र में मैनेजमेंट से डॉक्टरेट हैं, करीब 8 वर्कशॉप या वेबिनार भी अटेंड कर चुके हैं और जिनके कई बुक और पेपर भी पब्लिश हो चुके हैं। साथ ही HDFC लाइफ आगरा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से अवार्ड गेनर भी रह चुके हैं। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मंगलायतन विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर डॉक्टर विपिन कुमार जी की, जो कि आज हमारे साथ रेडियो नारद के स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। डॉक्टर विपिन, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो नारद 90.4 एफएम में। थैंक यू यासी जी फॉर इनवाइटिंग मी। आपने इस वक्त पर मुझे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल सर, और किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, क्योंकि वो विद्यार्थी के भविष्य की पहली सीढ़ी भी कहलाता है। आपसे जानना चाहूंगी, हर डिपार्टमेंट का एक उद्देश्य होता है, उसी तरह ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के भी कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होंगे, तो वो क्या क्या है और इस डिपार्टमेंट से विद्यार्थी को किस तरह के बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं? बिल्कुल यासी जी, यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट का अपना एक एम होता है जी, और वो इसी एम के अकॉर्डिंग अपना वर्क करता है। ठीक इसी तरीके से ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही एक अहम हिस्सा होता है जी। उसके पीछे रीजंस भी हैं, जैसे कि अगर कोई भी स्टूडेंट जब एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो वो सिर्फ एक एडमिशन ही नहीं ले रहा होता है। दैट टाइम उसके मन में कई सारे क्वेश्चंस भी होते हैं और एक वो सपने के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होता है। वो ये सोच के एंटर होता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स मैं जो ड्रीम लेकर के आ रहा हूँ, ये मेरा ड्रीम फुलफिल हो जाएगा। और केवल उसका ही ये ड्रीम नहीं होता है, उसके साथ में जो उसके पेरेंट्स साथ में आते हैं एडमिशन कराने के लिए भी, उनके भी सपने होते हैं कि दैट इस यूनिवर्सिटी में जाकर के मेरे बच्चे को एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, एक अच्छा अपना करियर बना लेगा। बहुत सारे सपनों के साथ बच्चे एंटर होते हैं। बिल्कुल। और हर डिपार्टमेंट्स में 1 या 2 ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करके ये डिपार्टमेंट वर्क करता है। ओके। दूसरा, अगर मैं बात करूं हमारे डिपार्टमेंट्स की स्ट्रेंथ, अगर मैं बात करूंगा तो की स्ट्रेंथ जो है वो हमारे यहाँ की एक्सपर्ट फैकल्टीज है जी, क्योंकि वो एक्सपर्ट फैकल्टी ही होती है जो ये किसी भी स्टूडेंट्स को, किसी भी बच्चे को उसके सब्जेक्ट में उससे स्ट्रांग बनाती है। बिल्कुल। क्योंकि वो 2 साल 3 साल जब यूनिवर्सिटी में रहता है तो अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग करता है। स्ट्रांग करने के बाद फिर वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट की तरफ देखता है, और जब वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट देखता है तो काफी उम्मीदों के साथ देखता है कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स ये डिपार्टमेंट है जो मेरे करियर को आगे पहुंचाएगा। बिल्कुल सर, जैसे अभी शुरुआत में आपने ट्रेनिंग का जिक्र किया, किस तरह से स्टूडेंट को उनके भविष्य के लिए ट्रेन किया जाता है? सबसे पहले हम बच्चों के सॉफ्ट स्किल्स पे काम करते हैं जी, क्योंकि जब किसी भी कंपनी में बच्चा जाता है, चाहे वो सेल्स जॉब की मैं बात करूँ, तो वहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग होना बहुत जरूरी होता है जी। तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि किस किस बच्चे को किस किस तरीके की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। सॉफ्ट स्किल्स में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स में, कम्युनिकेशन स्किल्स में, ग्रुप डिस्कशन में, तो इन सभी चीजों को हम लोग पहले आइडेंटिफाई करते हैं सभी बच्चों की। उसके बाद उसको उसी सेक्टर में स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम उस पर वर्कआउट करते हैं। Okay. इसके लिए डिपार्टमेंट्स में, यूनिवर्सिटीज में ऑलरेडी सॉफ्ट स्किल ट्रेनर्स भी हैं। मैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं जी। जैसे कि उनको GD ग्रुप डिस्कशन के लिए तैयार करना है, उनको मॉक इंटरव्यूज के लिए तैयार करना है। हम कोशिश करते हैं कि जो बाहर जो लोग इंडस्ट्री में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनके साथ सेमिनार कराना या मान लीजिए वेबिनार कराना, एक करियर गाइडेंस प्रोग्राम अरेंज कराना और बच्चे उसको देखें, सुने, जिससे कि वो अपने आप को डेवलप कर सके। बिल्कुल। दूसरा, ड्यूरिंग कोर्स में हम लोग ये भी करते हैं कि जो कंपनीज हैं जो वहाँ पे बच्चों को भेज के उनसे इंटर्नशिप कराना, ताकि वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले सके कि कॉर्पोरेट में वर्क कैसे होता है। तो फाइनल ईयर में पहुंचने के बाद बच्चों को इंटरव्यूज भी फेस करने हैं, इंटरव्यू फेस करने, ग्रुप डिस्कशन फेस करने, तो उसमें बैठने से पहले हम ये सारी की सारी चीजें उनकी तैयारी करा देते हैं। और तैयारी में हम करियर गाइडेंस प्रोग्राम भी कराते हैं। हो सकता है कि हम इंटरनली डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट्स में बच्चे का मॉक इंटरव्यूज भी कराते हैं, जैसे कि लास्ट सेमेस्टर में है और बच्चा इंटरव्यू दे रहा है, उसके बाद भी हमें दिख रहा है कि हाँ बच्चे ने 3 या 4 इंटरव्यू या 5 इंटरव्यू दे दिए, कंपनी में बैठ चुका, फिर भी वो सिलेक्शन नहीं उसका मिल पा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, फिर मैं बच्चों से जाके पर्सनली मिलता हूँ, पर्सनली इंटरव्यू भी ले लेता हूँ, बच्चा मेरा कहाँ लैग कर रहा है, आखिर क्यों नहीं उसका सिलेक्शन हो पा रहा है। तो उस पर्टिकुलर चीज को जानने के बाद फिर उस पर हम वर्कआउट करते हैं और उसकी उस प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके उसको इस चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं। बहुत ही खूबसूरत है सर। और वहीं डॉक्टर विपिन, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, फैसिलिटी की हम बात करें तो एक विद्यार्थी के इंटरव्यू क्लियर करने के बाद ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का कोई रोल होता है क्या, या बच्चे को कोई फैसिलिटी ऐसी दी जाती है जिससे वो और इम्प्रूवमेंट कर सके उसमें? अक्सर ये देखा जाता है या समझा भी जाता है कि भाई ट्रेनिंग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है, उसका बस काम है प्लेसमेंट करा देना। एग्जैक्टली। प्लेसमेंट हो गया, उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई जी। लेकिन जैसे जी मेरा मानना ये है कि केवल प्लेसमेंट करा देना ही एक ट्रेनिंग और प्लेसमेंट डिपार्टमेंट का उद्देश्य नहीं होता है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे ज्वाइन क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे रीजंस उसके पीछे हो सकते हैं। बच्चा ये चाह रहा है कि मुझे जॉब मेरे होम टाउन में मिल जाए, या उसका प्लेसमेंट किसी अदर सिटी में हो गया है तो वहाँ पे वो मूव नहीं कर पा रहा है, फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, लॉट्स ऑफ रीजंस होते हैं। क्योंकि मैं खुद बात करता हूँ, कई सारे कंपनीज में भी बात करता हूँ, बहुत सारे एचआर से बात करता हूँ, तो उनका फीडबैक ही मुझे मिलता है कि सर बच्चे ज्वाइन नहीं करते। अगर हम लोग 5 बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें से 2-3 बच्चे ही ज्वाइन कर रहे हैं। तो जब बच्चे मेरा प्लेसमेंट हो गया है तो मैं उस बच्चे से कनेक्ट बना के रखता हूँ और उससे ये पूछता रहता हूँ कि आखिर तुम ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे, नहीं करोगे तो क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है। तो हमें वहाँ पे एक तरह से उसकी काउंसलिंग हम लोग करते हैं कि वो हमें बताता है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तो हम उसकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी कराते हैं और जरूरत होती है हम उसके पेरेंट्स से भी बात करते हैं, जिससे कि वो वहाँ बच्चा अपना ज्वाइन कर सके। इवन आफ्टर ज्वाइनिंग भी एज अ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर ये वर्क अभी मेरा खत्म नहीं होता है। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड बच्चा जब हमारा कंपनी में वर्क कर रहा है तो वहाँ पे कई सारे डिप्रेशंस भी आते हैं, क्योंकि नई चीजें होती हैं, बच्चों को नहीं पता होता है। तो मैं बच्चों को जब भेजता हूँ तो ये भी बोल के भेजता हूँ कि कभी भी कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए ड्यूरिंग योर जॉब, मैं ओपन हूँ, आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं इस चीज के लेकर के, आपके मन में जो भी ख्याल आ रहा है। और मैं ये बात बोल के भेजता हूँ कि जब भी किसी कंपनी को आपको छोड़ने का ख्याल आपके दिल में आए तो उससे पहले ये ध्यान रख लेना कि आपके फोन बुक में एक नंबर है डॉक्टर विपिन कुमार का, उसको आप जरूर कॉल कर लें। हो सकता है कि मैं उनको बेटर गाइडेंस दे पाऊँ। डेफिनेटली। क्योंकि कई सारे बच्चे रहते हैं कि जॉब दूसरी नहीं है लेकिन फिर भी छोड़ देते हैं, फ्रेंड्स की वजह से छोड़ देते हैं। तो वो हमें सारी चीजों को आइडेंटिफाई करना होता है जिससे कि हम उसको करियर गाइडेंस जो है ना वो हमारी बनी रहे उसके साथ। जी जी, बहुत ही अच्छा सर। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी किसी दबाव की वजह से कोई कोर्स सिलेक्ट कर लेता है, जैसे अक्सर हमने घरों में देखा भी है कि पेरेंट्स जो कोर्स कहते हैं बच्चे को वही सिलेक्ट करना होता है, उसी में एडमिशन लेना होता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप बच्चों को कैसे मोटिवेट करते हैं कि वो अपनी फील्ड में या अपने उस कोर्स में आगे बढ़ सके? ये प्रॉब्लम्स ज्यादातर बच्चों में है और हम ये अक्सर सुनते भी आते हैं, बच्चे कहते भी हैं कि मैं तो ये बनना चाहता था। तो सबसे पहले मैं ये जानना होगा कि जो बच्चा ये वो बोल रहा है कि मुझे सिंगिंग में जाना, मेरा करियर बनाना है या मुझे अपना स्टार्टअप क्रिएट करना है, तो क्या वो एक्चुअल में उसके पास ये स्किल्स हैं जहाँ वो जाना चाह रहा है जी, या वो किसी अपने मेल या फीमेल फ्रेंड्स के वजह से ये बोल रहा है। हो सकता है कि उसका कोई मेल फ्रेंड रहा हो या फीमेल फ्रेंड रहा हो, वो उस पर्टिकुलर सेक्टर में है, इस वजह से वो भी जाना चाहता है, क्योंकि फ्रेंडशिप जोन जरूर आगे आती है। डेफिनेटली। या दूसरा ये भी हो सकता है कि उसके फैमिली में कोई ऐसा शख्स हो जो उस पर्टिकुलर फील्ड में वर्क कर रहा हो और उसकी चकाचौंध को देख करके, यानी कि उसकी लाइफ स्टाइल को देख करके वो अपने आप को क्या कर रहा हो, मोटिवेट कर रहा हो कि नहीं है मुझे तो इनके जैसे ही बनना है। एक्चुअल में उसके अंदर वो स्किल्स नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दीज गाइज एंड उनको देख करके वो ये डिसीजन ले रहा है कि मैं ये करके करूंगा। तो बच्चे मेरे से बोलते भी हैं कि सर वैसे कि मुझे स्टार्टअप करना है। स्टार्टअप करना है, ठीक है, अच्छी बात है स्टार्टअप करना है, लेकिन स्टार्टअप करना ही केवल सोच लेना ही तो काम नहीं है। उसने क्या किया इसके लिए? किसी बच्चे ने बोला कि सर मुझे तो सिंगिंग में अपना करियर बनाना है, मैं ये एमबी करना नहीं चाहता, मैं बीटेक करना नहीं चाहता। तो क्या एक्चुअल में उससे हम ये पूछते हैं क्या आपने अभी तक इस फील्ड में क्या अचीव किया है, आप और कितना जानते हो उसके बारे में, अपने आप को कितना प्रिपेयर किया है। क्योंकि एक यूनिवर्सिटी में जब बच्चा आता है, ग्रेजुएशन बच्चा आता है, तो वो अपना स्कूलिंग लाइफ में जो उसकी स्किल्स है वहाँ पे वो ऑलरेडी वर्क कर चुका होता है, कई सारे कंपटीशन फेस कर चुका होता है, कई सारे अवार्ड सर्टिफिकेट्स वो ले चुका होता है। तो क्या एक्चुअल में वो सारी चीजें उसके अंदर है या नहीं है? अगर एक्चुअल में बच्चे के अंदर वो स्किल्स है तो यूनिवर्सिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है यासी जी जहाँ पर स्किल्स को जान के उसको फिर उसमें सेक्टर में जाना है, और अगर उसके अंदर स्किल्स नहीं है तो हमें उसको वहाँ पे समझाना होता है।
समझना होता है कि भाई देखो तुम इस चीज के लिए नहीं बने हुए कितना भी कोर्स कर लो आप उस प्लेटफॉर्म पर नहीं जा सकते। ये उससे हमें समझाना होता है। समझाने के साथ साथ वर्क यही खत्म नहीं हो जाता, फिर उसके अंदर हमें वो स्किल्स को ढूंढना भी होता है कि वो उसके अंदर की क्या आपकी जो अंदर स्किल्स है, आपके अंदर ये स्किल्स है, अगर आप ये सेक्टर में आप काम करोगे तो आप उससे को बहुत अच्छा कर सकते हो। सक्सेस मेरा मानना ये है कि एक ऐसा काम आप जब कर रहे हैं जहाँ पे आपको ना घड़ी नहीं देखनी पड़ रही है, काम कब आपके पास आ रहा है, चाहे वो रात में भी आ रहा है तब भी आप अपने आप को एनर्जाइज समझ रहे हैं और उस काम को करने में आप हैप्पी हैं, खुश हैं, तो आप समझ लीजिए दैट नाउ आई एम सक्सेस। डेफिनेटली सर, बहुत ही खूबसूरत सा जवाब दिया आपने। और जैसे कि घड़ी का कांटा हमारे पास कम है और ढेर सारे सवाल हैं, तो मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि जो इंटरव्यू से लेके और ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस होता है, वो प्रोसीजर के बारे में एक स्टूडेंट बहुत उत्तेजित होता है उस प्रोसेस को जानने के लिए कि कब मेरा इंटरव्यू क्लियर होगा और कब मैं ज्वाइन करूंगा या कब मैं फर्स्ट इंटरव्यू दूंगा, तो वो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं? सबसे पहला तो जो बच्चा जिस सेक्टर में है, जो भी वो कोर्स कर रहा है, उस कोर्स से रिलेटेड जो भी स्किल्स हैं वो स्किल्स उसकी डेवलप करनी होती है। स्किल्स डेवलप करने के बाद एट द एंड, यानी कि जब वो बच्चा हमारा लास्ट सेमेस्टर में आता है, लास्ट ईयर में जब बच्चा होता है, तो हम अपनी जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, उसको हम लोग इनवाइट करते हैं। आते हैं लोग, तो उनका एक प्रोसेस होता है। सबसे पहले वो ग्रुप डिस्कशन, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो अगर बच्चे ज़्यादा हैं तो वो ग्रुप डिस्कशन करते हैं, देन फिर वो पर्सनल इंटरव्यू करते हैं। पर्सनल इंटरव्यू के फेस भी 1 या 2 हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग लेते हैं। तो ये सारे स्टेप्स रहते हैं, जीडी, पर्सनल इंटरव्यू 1, पर्सनल इंटरव्यू 2 फाइनल, देन गॉट सेलेक्टेड। ये मेनली बस फेसेस होते हैं, ज़्यादा फेसेस नहीं होते। उसके बाद फिर ज्वाइनिंग होती है, जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है बच्चे का, देन फिर वो ज्वाइनिंग होती है। ओके सर, अब तक हमने ट्रेनिंग के बारे में जाना, लेकिन जब हम प्लेसमेंट की तरफ आते हैं तो कौन कौन सी वो कंपनीज हैं जो किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में वो जाकर इंटरव्यू लेती हैं, तो कुछ कंपनीज के बारे में हमें बताएं। तो फार्मेसी में बहुत सारी कंपनीज हैं, मेनली जैसे कि रेनिवेक्सी है, डॉक्टर रेड्डी है, सन फार्मा है, सिप्ला है। ये वो कंपनियां हैं जिसमें हर बच्चे का एक ड्रीम होता है कि हाँ भाई इस कंपनी में जाना है तो मेरी लाइफ सेट हो जाएगी या मेरा करियर सेट हो जाएगा, इस तरीके से। जैसे अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूँ तो कंपनीज होती है, जैसे अगर फाइनेंस है तो वो डिलाइट में जाएगा, सिमंस में जाएगा, ठीक है। और फ्लिपकार्ट कंपनी अगर मार्केटिंग से, तो फ्लिपकार्ट में जो मार्केटिंग की जो तो सब हर कंपनी में होती है, कहीं भी आता है। फ्लिपकार्ट से, एचडीएफसी बैंक से, बैंकिंग सेक्टर्स है, इंश्योरेंस सेक्टर्स, तो ये सारी कंपनियों को हम इनवाइट करते हैं। अगर बच्चा इंजीनियरिंग से है तो हम लोग एलएनटी जो कंपनी है, लर्सन एंड टर्बो, उनको भी इन्वाइट करते हैं। हिटाची है, वोल्टास है, ये सारी कंपनी को इन्वाइट कर लेते हैं। लॉ फर्म्स भी हैं को, जैसे कि डीएसके एक लीगल एक फर्म्स है, और लूथरा एंड लूथरा एक फर्म्स है, ये नामी फर्म्स हैं। और कंप्यूटर साइंस में अगर IBM है, TCS है, इन्फोसिस है, HCL है, ये नाम है जहाँ पे बच्चे अक्सर जाना चाहते हैं, मतलब ये कि यहाँ पे लग जाए तो मतलब ठीक एक लाइक लुक लाइक एज अ गवर्नमेंट जॉब हम इस तरीके से। तो ये सारी कंपनीज हैं जिसको हम लोग टच करते हैं, इनवाइट करते हैं और यूनिवर्सिटी में आते हैं, प्लेसमेंट। जी विपिन सर, बहुत सारी कंपनीज के बारे में आपने बताया जो बच्चे की ड्रीम जॉब भी कहीं ना कहीं रहती है, और विद्यार्थी के भविष्य को लेकर उनके माँ बाप बहुत चिंतित रहते हैं, तो उनके उज्जवल भविष्य को बनाने के लिए जो आप कदम उठा रहे हैं वो डेफिनेटली काबिले तारीफ ही है। साथ ही चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को एक संदेश की हम बात करें तो वो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बच्चों के पेरेंट्स से बस यही कहना चाहूँगा कि हमें ना एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए बच्चों से, कि दैट मेरे बच्चे को तो डॉक्टर ही बनना है। अगर आपको डॉक्टर बनाना है तो बच्चे को ना जन्म से ही, उसके स्टार्टिंग से ही उसका वैसा ही अपने आप को स्किल्स डेवलप करने होंगे, उसको एनवायरनमेंट भी करना वो देना होगा। कई बार ऐसा होता है कि 12th कर लिया, 12th तो अपने कैसे भी करा दिया, पेरेंट्स ध्यान ही नहीं दे रहे बच्चे के ऊपर, लेकिन 12th के बाद उसको बताया रहा कि नहीं तुम्हें तो डॉक्टर ही करना है। तो ये चीजें नहीं करनी है। बच्चा जिस फील्ड में जाना चाह रहा है उस फील्ड में उसको स्किल्स को डेवलप करिए। आज के इस प्लेटफॉर्म में, आज जो हमारा एनवायरनमेंट्स है उसमें तो हम किसी भी सेक्टर में जाके मतलब अपने आप को सक्सेसफुल कर सकते हैं। और एक ऐसी जनरेशन को हैंडल कर रही है जिसके जमाने में मोबाइल भी नहीं थे। आज के टाइम में हर बच्चे के पास मोबाइल है, इंफॉर्मेशन 1 क्लिक पर मिल जाती है। तो ऐसी जनरेशन को हैंडल करना पेरेंट्स के लिए एक बहुत चैलेंजिंग चीज है। तो हमें ये सब चीजों को समझना होगा। वो एक तरह से फ्रेंड सर्कल की तरह हमें उनसे ट्रीट करना होगा। हमसे बैठिए, उनको समझाइए, आपकी जो बात है आप अपनी बात रखिए, उनकी जो बात है उनसे भी पूछिए कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या वो सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे टाइम में ये सारी टेक्नोलॉजीज नहीं थी। आज वो बच्चा टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है तो थोड़ा सा उसको भी सुन लेते हैं, तो डेफिनेटली बच्चा भी सुनेगा और वो समझेगा भी और आपकी राय भी मानेगा। और सबसे
स्ट्रॉन्ग अगर पेरेंट्स बनना चाहते हैं तो उसके साथ एक फ्रेंड सर्कल बनाएंगे, तो एक जैसे ना बच्चे अपने फ्रेंड्स को ज्यादातर चीजों को शेयर करते हैं, तो वो किसी और को शेयर ना करके वो आपको ही शेयर करेगा, आपको ही सुनेगा, आपको ही समझेगा। बहुत ही अच्छे से आपने सर समझाया मुझे और मेरे श्रोताओं को। दोस्तों, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ना सिर्फ विद्यार्थी को रोजगार का अवसर देता है, साथ ही वो विद्यार्थी को जीवन जीने का एक नया ढंग और एक नए रंगों के साथ जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाता है, जैसे कि आज डॉक्टर विपिन जी ने हमें बताया और एक बड़ा ही अच्छा संदेश दिया। अपनी बातों में उन्होंने दोस्तों 2 बातें कही। पहली चीज तो ये कि आपको बच्चों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कि आप वही बनेंगे जो हम कहेंगे, बल्कि आपको बच्चों की स्किल्स को समझ के उनको आगे बढ़ाना होगा। और दूसरा संदेश उन्होंने दिया कि जब तक आप बच्चे के दोस्त नहीं बनेंगे तब तक ना आप उनकी समझ पाएंगे ना आप उन्हें अपनी समझा पाएंगे। तो अपने व्यूज को अगर शेयर करना है और अपने थॉट्स को शेयर करना है तो आपको उनका दोस्त बनकर करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा संदेश दिया सर आपने, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप रेडियो नारद से जुड़े हमारे श्रोताओं को ढेर सारी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू यासी जी। मैं तो आपको थैंक यू करूँगा जो आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, बुलाया, और मैं जिस एम से काम कर रहा हूँ वो काम को हाईलाइट किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर। तो दोस्तों, अब मेरा भी वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया खास विषय और जानेंगे उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दीजिए इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।